वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। केमिकल्स के दो तरह के फार्मूले हमारे यूज़ में आते हैं, एम्पिरिकल, दूसरे वाले को आप क्या बोलते हो, मोलिकुलर। इनिशियली हम दोनों को डिफाइन करते हैं, फिर उन पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? आप क्या बोलते हो? एम्पिरिकल फार्मूला ये हमारे पास वो फार्मूला होता है विच tells about the ratio of atoms present in a molecule। ऐसा फार्मूला जो आपको एटम्स के रेशियो के बारे में बताए जो कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलते हो? एम्पिरिकल। क्या बोलते हो? एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, आप सभी लोगों ने बेंजीन का नाम सुना होगा। जो बेंजीन कंपाउंड होता है उसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है C1H1। एम्पिरिकल फार्मूला ये आपके पास बेंजीन का, ठीक है, C1H1। यहाँ पे बताओ कार्बन और जो हाइड्रोजन का रेशियो बनेगा कितना बनेगा? 1:1। ये जो फार्मूला है ये आपको सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि इन द बेंजीन जो हमारे पास कार्बन है हाइड्रोजन है, दोनों का रेशियो क्या होता है? 1:1 होता है। कार्बन हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में 1:1 के अकॉर्डिंग। जितने कार्बन एटम्स होते हैं उतने क्या होते हैं? हाइड्रोजन एटम। मान लो कार्बन आपके पास 2 है तो Hp कितने बनेंगे? 2। अगर हम जाए फॉर्मूले पर, कार्बन आपके पास 3 है तो Hp कितने बनेंगे? 3। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला एम्पिरिकल फार्मूला आपको सिर्फ एटम्स के रेशियो के बारे में बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताएगा। आप यहाँ से ये तो गैस कर सकते हो कि कार्बन के एटम्स कितने बनेंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कार्बन के एटम्स 2 है तो H के कितने होंगे? 2, क्योंकि रेशियो क्या है? 1:1। बट आप यहाँ से एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बात करते हैं मोलिकुलर फार्मूले की, डिफाइन करते हैं इसको, विच टेल्स about the actual number of atoms present in a molecule। अगेन फॉर एग्जांपल, आपके पास बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। जहाँ जो एम्पिरिकल फार्मूला है आपको सिर्फ एटम्स के रेशियो के बारे में बताता है, वहीं जो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला है ये आपको बताएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। बेंजीन का जो फार्मूला होता है मोलिकुलर फार्मूला वो आपके पास क्या होता है? C6H6। इसका मतलब बेंजीन में एक्चुअल में कार्बन एटम्स कितने होते हैं? 6 एंड H एटम्स कितने होते हैं? 6, ठीक है। इसका बोलते हो ट्रू फार्मूला, ठीक है। जो आपके पास मोलिकुलर फार्मूला होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फार्मूला। क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी फार्मूले यूज़ करते हो, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2 होता है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। ये सभी के सभी फार्मूले आपके पास क्या होते हैं? MF होते हैं, मोलिकुलर फार्मूला होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल से रिलेटेड बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है एंड ये कैलकुलेशंस आप लोग तभी कर सकते हो जब आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता हो। दैट इज़ वाई ये जो हमारे पास MF होता है इसको आप क्या बोलते हो? ट्रू फार्मूला, ठीक है। अभी मैं बार बार यूज़ करूँगा MF EF, तो समझ जाना MF का मतलब क्या है? मोलिकुलर फार्मूला, एंड EF का मतलब क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो अभी तक हमने डेफिनेशन कर ली कि दो तरह के फार्मूले हमारे केमिस्ट्री में आते हैं, केमिकल्स के, कंपाउंड्स के। एक को आप क्या बोलते हो? एम्पिरिकल फार्मूला। अगेन दूसरा क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो आपको सिर्फ एटम्स के रेशियो के बारे में बताए इन ए गिवन मॉलिक्यूल, आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताएगा EF, ठीक है। सिर्फ एटम्स के रेशियो के बारे में बताए उसको आप क्या बोलते हो? एम्पिरिकल फार्मूला। बट वो फार्मूला जो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है जो कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? मोलिकुलर फार्मूला MF, जो कि पूरी केमिस्ट्री में आपका यूज़ होता है, ठीक है। एंड जो MF है इसको आप क्या बोल देते हो? ट्रू फार्मूला भी। नाउ हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड हम सीखेंगे इन ए गिवन क्वेश्चन आप कैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हो एंड आप कैसे MF को फाइंड क्या करते हो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे बोर्ड पर। देखो बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होएगा, क्वेश्चन में क्या होता है? आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन होती है जिसको आप क्या बोलते हो? परसेंटेज कंपोजिशन। क्या बोलते हो? परसेंटेज कंपोजिशन। क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, बोलेगा A
कंपाउंड हैज़ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपको कार्बन का परसेंट गिवन है दैट इज़ 40%। आपको जो ऑक्सीजन है उसका परसेंट गिवन है 53.3%। एंड लास्ट में जो हमारे पास हाइड्रोजन है आपको उसका परसेंट भी गिवन है कितना, 6.67%। क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको कंपाउंड का बताना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगेन इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जहां पर आपको EF या MF फाइंड करना होता है आपको क्या देगा, एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, एलिमेंट किस परसेंटेज के अंदर उस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड में प्रेजेंट है वो परसेंटेज आपको गिवन होगी, उसी परसेंटेज का आप यूज़ करोगे एंड फाइंड करोगे EF। ठीक है, ध्यान रखना पहले हम EF निकालते हैं एंड आफ्टर द EF हमारे पास निकलता है MF। ठीक है, यानी MF जब भी निकालना तो पहले हम क्या निकालेंगे, EF। इसलिए मैं आपको पहले EF बताने जा रहा हूँ कि EF कैसे निकलेगा। देखो, फॉर फाइंडिंग द EF आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, टेबल में सबसे पहले आप लिखते हो नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंपली आप एलिमेंट्स लिख लो, एलिमेंट्स, उसके बाद उनके सिंबल, देन आप लिखोगे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, AM है एटॉमिक मासेस, देन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, फिर आप निकालोगे मोल्स, मोल्स, आफ्टर द मोल्स आप निकालते हो सिंपल मोलर रेशो, सिंपल मोलर रेशो, एंड आफ्टर द सिंपल मोलर रेशो आप निकालोगे सिंपल होल नंबर मोलर रेशो। ठीक है, आपको सारे कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट्स, फिर उनके सिंबल, फिर एटॉमिक मासेस, फिर परसेंटेज, फिर आपको निकालने हैं मोल्स, फिर आप लिखोगे सिंपल मोलर रेशो, फिर लिखोगे सिंपल होल नंबर मोलर रेशो। बहुत ज़्यादा आसान है, बस देखते जाओ। एलिमेंट्स बताओ आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, बताओ कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, एंड जो ऑक्सीजन है इसका सिंबल क्या होता है O। हो गया। अभी लिखो इनके एटॉमिक मासेस। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, O का कितना होता है 16। इतना तो आप सभी को पता ही है। नाउ परसेंटेज जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कार्बन का परसेंट कितना गिवन है 40, H का गिवन कितना है 6.67, एंड जो फाइनली ऑक्सीजन है इसका कितना गिवन है 53.3। पहले जो 4 कॉलम है उसको फिल करना बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एलिमेंट्स के नेम्स क्वेश्चन में देखकर लिखने हैं, सिंबल लिख सकते हो, एटॉमिक मासेस के बारे में आपको पता ही होता है, परसेंटेज अगेन क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। अभी आपका मेन काम शुरू होता है फ्रॉम द मोल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको निकालने हैं मोल्स। रिमेंबर, मोल्स निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, वो है परसेंटेज बाय में एटॉमिक मास। यहाँ पर मोल्स निकालने के लिए आप यूज़ करोगे किसका, परसेंटेज बाय में एटॉमिक मास। जो आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन है उसको आप एटॉमिक मास से कर दो डिवाइड, आपके पास क्या आएंगे मोल्स। देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 40 बाय में 12, यहाँ बन जाएगा 6.67 बाय में 1, यहाँ बनेगा आपके पास 53.33 बाय में 16। ठीक है, ये तो सिंपल ही है, कितना आ जाएगा 6.67। अब यहाँ करते हैं 40 बाय में 12, ये जाएगा आपके पास 3.33 पर। ठीक है, रिमेंबर बच्चों, अगर यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट होती है तो दी बेस्ट है, अगर डिवीज़न कंप्लीट होती है तो दी बेस्ट है। अगर डिवीज़न आपके पास कंप्लीट नहीं हो रही और आपका आंसर किसमें आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है, तो आपको 2 डेसिमल तक ही सॉल्व करना है। कहाँ पे 2 डेसिमल तक, ज़्यादा लंबा ले जाओगे तो कैलकुलेशन टिपिकल्स होती जाएंगी। सेम यहाँ पर 53.33 बाय में 16, यहाँ भी आएगा आपके पास 3.33 हो जाएगा। सिंपली
हमने निकाले मोल्स, और मोल्स के लिए हमने क्या किया, जो परसेंटेज है उसको कर दिया एटॉमिक मास से डिवाइड। ठीक है, मैंने बोला डिवीजन कंप्लीट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो इस कंडीशन के अंदर आपने 2 डेसिमल तक ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट, सिंपल मोलर रेशियो कैसे फाइंड करना होता है। जो आपके पास मोल्स आ चुके हैं, देखो मोल्स आ गए ना तीनों एलिमेंट्स के, कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। इन तीनों के अंदर जो लिस्ट मोल्स हैं उनको आप करो आइडेंटिफाई। देखो लिस्ट मोल्स आपके पास क्या बनेंगे, वैल्यूज देखो, ये है 3.33, 6.67, फाइनली आपके पास फिर से आ रहा है 3.33। सिंस ये हमारे पास मोल्स की वैल्यू क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, लिस्ट मोल्स। हर क्वेश्चन के अंदर देखो, हर क्वेश्चन के अंदर जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 मोल्स की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 मोल सेम मिले ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हो सकता है आपके पास सभी के सभी मोल सेम हो या फिर सभी के सभी डिफरेंट हो। जैसे ये मोल्स आ गए आपके पास 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास लिस्ट मोल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1। इस कंडीशन के अंदर आप 1 का यूज़ करोगे। हो सकता है जैसे यहाँ पे केस बना, सभी के अंदर आपके पास 2 मोल्स आ जाए, तो आप जो लिस्ट वैल्यू सिर्फ एक ही काउंट करोगे। एंड यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज लिस्ट आ रही हैं, तो किसी भी एक को आप लिस्ट बना सकते हो। चीज़ समझ में आई। अब लिस्ट मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हम निकालने वाले हैं सिंपल मोलर रेशियो। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द सिंपल मोलर रेशियो आप क्या करोगे, जो आपके पास लिस्ट मोल आए हैं सभी को उससे करोगे डिवाइड। ठीक है, करते हैं। पहले 3.33 बाय में 3.33, यह आ जाएगा 1। 6.67 बाय में 3.33, ये अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा आपके पास। 3.33 बाय में 3.33, ये भी आपके पास क्या आ गया, 1। ठीक है, फॉर फाइंडिंग द सिंपल मोलर रेशियो आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास लिस्ट मोल आए हैं सभी को कर दोगे उससे डिवाइड। ठीक है, ये आ गया 1, 2 और 1। अभी लास्ट देखो कॉलम, इसका क्या यूज़ है। देखो यहाँ पे जो मेरा सिंपल मोलर रेशियो निकला वो ऑलरेडी होल नंबर में आ चुका है। किस में आ चुका है, ऑलरेडी होल नंबर में। बट समटाइम्स या मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ये जो हमारे पास सिंपल मोलर रेशियो होता है आपको होल नंबर में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, ए बी सी। आपने तीनों के लिए निकाला सिंपल मोलर रेशियो। ए के लिए मान लो 2 आ गया, बी के लिए आ गया 1.5 एंड सी के लिए हमारे पास कितना आ गया, 3। अब ए और सी की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास होल नंबर में आ रही है, लेकिन जो हमारे पास बी है वो किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में आता है सिंपल मोलर रेशियो, इसको आपको हमेशा होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। उसी के लिए हमारे पास ये वाला कॉलम बना है। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी हमारा होल नंबर में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये होल नंबर में नहीं आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, चाहे सभी फ्रैक्शन में आए चाहे सिंगल वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आए, आपको वो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो कन्वर्ट करनी है किसके अंदर, होल नंबर के अंदर। जैसे देखो ए बी सी 3 एलिमेंट्स थे, ए का जो सिंपल मोलर रेशियो वो 2 आया, बी का 1.5 आया और सी का कितना आ गया, 3 आ गया। अब मुझे देखो ए और सी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बी है उसका मोलर रेशियो किस में आ गया, फ्रैक्शन के अंदर, उसका मुझे होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ 1.5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मल सी बात है, किससे, 2 से। जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, जब भी आपके पास सिंपल मोलर रेशियो फ्रैक्शन के अंदर आता है, इस कंडीशन के अंदर आप एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नंबर, ठीक है, जिससे जो आपके पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 0.5 के लिए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0.5 वाला केस जब भी आ जाए सिंपल मोलर रेशियो के अंदर, हमेशा कर दो 2 से मल्टीप्लीकेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, माना ओनली बी आपके पास फ्रैक्शन में था पर आपको बी को ही होल नंबर में कन्वर्ट करना था, और बी को होल नंबर में बदलने के लिए आपने कर दिया 2 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जिस नंबर से आपने बी को मल्टीप्लाई किया है बाकी सभी मोलर रेशियो भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो आपके पास होल नंबर में है या फिर नहीं है। चीज़ समझ में आई। ठीक है, इसी के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंपल होल नंबर मोलर रेशियो। अब एक चीज़ ये हमने ये तो देख लिया कि जो 0.5 वाला केस है वो तो हमेशा 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दूसरे केसेस आ जाएं 0.5 के अलावा कुछ और, फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ 3 एलिमेंट्स ए बी और सी। मैंने बोला जो ए है इसका जो आपके पास रेशियो है वो कितना है, 1.7। अगेन यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 2। अब ये जो 1.7 है इसको मैं होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूँ। नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे 1.7 को होल नंबर में बदलना है तो उसके लिए मैं करूँगा 10 से मल्टीप्लाई, तब जाके क्या आ जाएगा 17। ये भी 10 से मल्टीप्लाई और ये भी क्या आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, ये 10 आ गया और ये कितना आ गया 20। देखो जो आपके पास सिंपल मोलर रेशियो की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी आ रही है।
ठीक है। इतनी बड़ी आने से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आपका जो फॉर्मूला बनता है वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। अगेन 0.5 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमेशा 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी है होल नंबर में बदलने के लिए। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आ जाए 0.5 के अलावा कुछ हो, इस कंडीशन के अंदर देखो आप क्या कर सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना ABC 1.7 था, 1 था और ये था 2। इस कंडीशन के अंदर आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे वैल्यू है हमारे पास होल नंबर के नियर पहुँच जाए। कैसे? अगर मैं 1.7 करूँ 3 से मल्टीप्लाई तो बोलो क्या आ जाएगा 5.1। एंड ये जो 5.1 है इसको मैं 5 लेट कर सकता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लिकेशन। ये आपने कुछ रूल्स हैं ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। सिंपल मोलर रेशो अगेन आपका होल नंबर में आता तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो होल नंबर में नहीं आ रहा तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केसेस कैसे मिल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। 0.5 वाला केस आपको मिल सकता है देखने को, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 2 से कर दो सीधा मल्टीप्लिकेशन, वो तो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में ध्यान रखने वाली क्या थी कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो बाकी जो हमारे पास मोलर रेशो होते हैं वो भी इस नंबर से क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो होल नंबर में हो या फिर ना हो। 0.5 के अलावा अगर आपके पास कोई और केस बनता है, इस कंडीशन के अंदर आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको होल नंबर ना मिलता हो लेकिन होल नंबर के नज़दीक वाली वैल्यू मिल जाए। जिस होल नंबर के नज़दीक वाली वैल्यू मिलेगी आप उसको एज्यूम कर लोगे, वही आपका क्या आएगा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली ये तो मेरा होल नंबर में था, इसको मैं यहाँ फिर से लिख दूंगा 1 2 1। ये समझ में आई, ठीक है। पहले 4 कॉलम बहुत ज़्यादा आसान थे। एलिमेंट्स के नेम है, क्वेश्चन को देखकर लिखने हैं। सिंबल है आप लिख सकते हो, एटॉमिक मासेस आप लिख सकते हो, परसेंटेज है क्वेश्चन को देखकर लिखनी है। मोल्स के लिए सिंपली परसेंटेज बाय में एटॉमिक मास। उसके बाद स्टेप था सिंपल मोलर रेशो वाला, ठीक है। जो आपके पास लिस्ट मोल्स होते हैं, ठीक है, लिस्ट मोल से क्या होता है सभी को डिवाइड किया जाता है, वहाँ से आपके पास सिंपल मोलर रेशो आ जाता है। अगर आपका मोलर रेशो होल नंबर में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो होल नंबर में नहीं आ रहा तो आप उसको होल नंबर में बदलोगे। 0.5 वाले के लिए 2 से मल्टीप्लाई, एंड इसके अलावा कोई भी केस आ जाए तो आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे वो होल नंबर के नियर पहुँच जाए, ठीक है। एंड लास्ट और सबसे बड़ी बात, जिस नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो सभी के सभी मोलर रेशो उससे मल्टीप्लाई होते हैं, चाहे वो होल नंबर में है या नहीं है। सिंपल होल नंबर मोलर रेशो होने के बाद आपके पास बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, जो आपके पास सिंपल होल नंबर मोलर रेशो आया वो लिखो। एलिमेंट्स पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनका जो मोलर रेशो आया वो लिख दो। कार्बन कितने टाइम्स 1 टाइम, एच का कितना आया मोलर रेशो 2, ओ का कितना आया 1, तो C1H2O1 ये हमारे पास बन जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन कितना था 40%, ओ कितना था 53.3% एंड एच कितना था 6.67% हो जाएगा। लास्ट में जो आपके पास सिंपल होल नंबर मोलर रेशो आया है उसको आपने लिखना है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल होल नंबर मोलर रेशो बनते हैं वो आप लिख दो बेस के अंदर, क्या बन जाएगा आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला। अभी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ चुका है, अभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर द मोलिकुलर फार्मूला। तो आओ सीखते हैं कैलकुलेशंस फॉर द मोलिकुलर फार्मूला। नाउ आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ EF अभी हम फाइंड करेंगे MF, ठीक है। देखो MF को फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है मोलिकुलर मास। क्या गिवन होएगा मोलिकुलर मास। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने ये लाइन ऐड कर दी है, इफ़ द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 180 देन आल्सो फाइंड इट्स MF, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करोगे। बिफोर फाइंडिंग द MF हमारे पास एक रिलेशन होता है MF और EF के बीच का, वो रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो उस रिलेशन में क्या है, रिलेशन बिटवीन EF एंड MF। हम क्या बोलते हैं, जो MF होता है वो आपके पास क्या होता है EF बेस n, ठीक है, EF बेस n। एंड यहाँ पर एक इंटीजर होता है जिसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय में EFM। EFM का मतलब होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल फार्मूला समझ लो। एन आपके पास इंटीजर होता है जिसके लिए फार्मूला क्या होता है मोलिकुलर मास बाय में एम्पिरिकल फार्मूला मास। यहाँ से आप n फाइंड करोगे, उसको आप यहाँ पुट करोगे, EF आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है, तो क्या आ जाएगा आपके पास MF। देखो कैसे करते हैं,
इस क्वेश्चन के लिए जस्ट हमने अभी निकाला था EF, बोलो क्या आया था EF, C1H2O1। ये आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला, आप इसका निकालो मास, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास, जिसको मैं लिखता हूँ शॉर्टकट में EFM से। कार्बन का मास कितना होता है 12, H2 का आ जाएगा 2, O का कितना होता है 16। ये टोटल आपके पास आ जाएगा 16 प्लस में 2 18 और 12 30, ये आपके पास आ जाएगा 30U। आगे बात समझ में, जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आया है आप उसका निकालोगे मास, जिसको आप क्या बोलते हो, एम्पिरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। अभी आप N निकाल सकते हो, बताओ N के लिए फार्मूला क्या है, मोलिकुलर मास बाय में एम्पिरिकल फार्मूला मास। MM आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, बोलो कितना गिवन है 180, बाय में EFM कितना है आपके पास 30, तो N यहाँ से कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। अभी N आ चुका है, अब N की वैल्यू पुट करो। सिंस जो आपके पास MF होता है वो क्या होता है EF बेस N, ठीक है, तो EF कितना है आपके पास C1H2O1, बेस में यहाँ क्या आ जाएगा 6। ये जो 6 है इसके सभी से मल्टीप्लिकेशन होएगी, देखो क्या बनेगा 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, 1 इंटू 6 अगेन 6, C6H12 और 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो कि आपके पास क्या होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का ये आपके पास था एम्पिरिकल फार्मूला, जो आपको सिंपली एटम्स के रेशियो के बारे में बता रहा है कि इन द ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का 2 टाइम्स क्या होता है हाइड्रोजन होता है, और ये बन गया इसका MF, यानी ग्लूकोज के अंदर एक्चुअल में कार्बन कितने होते हैं 6, H कितने होते हैं 12 और वो भी कितने होते हैं 6, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट EF और MF, ठीक है। अगेन जब भी आपको MF निकालना है तो पहले आप निकालोगे EF के लिए बनाओगे कंप्लीट टेबल, वो मैंने आपको सिखा दी है। जैसे आपके पास EF आ जाएगा आप EF MF का रिलेशन यूज़ करो, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा MF, ठीक है। एंड एक चीज़ ये समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में मास गिवन नहीं होता, अभी तो आपको मास गिवन है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको गिवन होती है वेपर डेंसिटी, क्या गिवन होती है वेपर डेंसिटी। कई बार क्वेश्चन के अंदर मास गिवन नहीं होता, वेपर डेंसिटी गिवन होती है। अब हमें तो क्या चाहिए मास चाहिए फॉर्मूले के अंदर, तो ये जो वेपर डेंसिटी इससे आप आसानी से मास लेके आ सकते हो। रिलेशन होता है, ध्यान रखना कि जो मोलिकुलर मास होता है वो हमेशा क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है तो आप 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी कर देना, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा MM, जिसका आप यूज़ करके आसानी से MF को निकाल सकते हो। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कम्प्लीटली फिनिश होती है, जहाँ पर हमने सीख लिया कि EF MF होते क्या हैं एंड जो EF MF है इसके आप कैलकुलेशंस कैसे किया करते हो, ठीक है। आपकी NCERT की बुक के अंदर और CBSE की बुक्स के अंदर आपको उसके बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आप उनकी प्रैक्टिस करना, उनको समझना ना। बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।